नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपली क्या होता है, जब प्लांट्स जो हैं वो शुगर प्रोडक्शन करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे हिस्ट्री में। रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट, जिसको सिंपली रॉबर्ट हिल्स या सिंपली हिल्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इसने क्या स्टडी किया था, इसने ये देखा कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं, सपोज किसी प्लांट से उसने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिए एंड उसने उसको एक मीडियम में रखा जिसमें उसने प्रोवाइड किया फेरिक आयंस एंड वाटर। फेरिक आयंस में 3 पॉजिटिव होता है, बेसिकली फेरिक कंपाउंड्स आप कह सकते हो उसने लिए, प्लस वाटर लिया और आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट लिए, लाइट उसने पास कर दी। तो उसने क्या देखा कि जो फेरिक आयंस थी या फेरिक कंपाउंड्स थे वो चेंज हो गए फेरस में। कलर चेंज हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि 3 पॉजिटिव से हमें 2 पॉजिटिव मिलेगा। सो ये रिडक्शन हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। तो ये रॉबर्ट हिल्स एक्सपेरिमेंट था जिसने ये शो किया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। और वाटर यूज किया है और हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था हमारे पास वो था इमर्सन। इमर्सन ने 2 मेन इफेक्ट्स दिए, एक हम कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट या रेड ड्रॉप फिनोमिनन आप कह सकते हो, और दूसरा होता है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो बेसिकली इमर्सन ने फोटोसिंथेटिक ईल्ड को स्टडी किया। फोटोसिंथेटिक ईल्ड को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोसिंथेटिक ईल्ड क्या बता रहा है हमें कि कितना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में शुगर्स आप कह सकते हो, काउंट कर सकते हैं कितनी शुगर्स उसमें प्रोड्यूस हो रही है। सो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है इमर्सन का, अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें तो रेड ड्रॉप इफेक्ट में उसने क्या किया, उसने फाई मीन्स फोटोसिंथेटिक ईल्ड, उसको प्लॉट किया विद वेवलेंथ। तो जब उसने फाई चेक किया तो उसने ये देखा कि रेड रीजन तक तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन जैसे ही बियॉन्ड रेड रीजन जाता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो डिक्रीज हमें मिल रहा है वो फार रेड रीजन में मिल रहा है। तो ऑप्शन में आपको ये दिया जा सकता है कि जो ड्रॉप हमें मिलता है, ड्रॉप मतलब डिक्रीज जो मिलता है फोटोसिंथेटिक ईल्ड में, वो कहाँ मिलता है। हम कह सकते हैं ड्रॉप जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, फार रेड रीजन में, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो हमें मिलता है बियॉन्ड रेड रीजन। रेड रीजन के बाद ड्रॉप होता है और फोटोसिंथेटिक ईल्ड कम हो जाती है। इसको उसने नाम दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, हम ये मान सकते हैं कि फार रेड लाइट जो है वो अलोन, अकेले फार रेड लाइट जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कम होता है कंपैरेटिव टू फार रेड लाइट। तो हमें पता है रिलेशन ये होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर रेड लाइट का वेवलेंथ कम है तो एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इसमें एनर्जी मोर है, वेवलेंथ कम है। लेकिन जब हम फार रेड की बात करते हैं तो फार रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगा, कम। दैट मीन्स फार रेड के पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ईल्ड दे पाए। ठीक है, उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है, मतलब अकेली जब फार रेड लाइट आप यूज करोगे तो उसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो एक्साइटेशंस आगे कम होंगी और अल्टीमेटली फोटोसिंथेटिक ईल्ड जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो रेड ड्रॉप फिनोमिनन में तो सिंपली हमने ये कहा कि ईल्ड जो है वो डिक्रीज कर जाता है बियॉन्ड रेड रीजन। अगर हम बात करें एनहांसमेंट इफेक्ट की, तो एनहांसमेंट इफेक्ट में भी फाई को कंसीडर किया गया, फोटोसिंथेटिक ईल्ड को देखा गया। अब इसमें हमने सिर्फ रेड में सपोज हमें इतना फोटोसिंथेटिक ईल्ड मिला और फार रेड में हमें इतना मिला, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब रेड लाइट लिया तो इतना फोटोसिंथेटिक ईल्ड, जब फार रेड लाइट लिया तो इतना। तो जब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे R प्लस FR का, तो होना ये चाहिए था कि जितना आपने रेड और फार रेड, ठीक है मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, ये ड्यू टू फार रेड, ये ड्यू टू रेड, हमें इतना मिलना चाहिए था। बट जब उसको मेजर किया गया तो देखा कि हमें जो 2 रेट्स थे उनके जो सम है उससे भी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ईल्ड मिला। तो आप कह सकते हो हमें एनहांस्ड ईल्ड मिल रहा है।
जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो एनहांस्ड यील्ड है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, एनहांसमेंट इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, दैट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है इसका रिजल्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस में रेड और फार रेड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर दोनों का आप यूज करते हो तो यील्ड बहुत अच्छा होता है। रीजन ये है क्योंकि इसमें 2 फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस में 2 फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें पता चला विद द एनहांसमेंट इफेक्ट। फोटोसिंथेसिस को हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, मतलब लाइट इसके लिए ज़रूरी है। बट डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि वो डार्क में चलता है। डार्क रिएक्शन का मतलब है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। जो लाइट रिएक्शन है उसको हम कह सकते हैं, इसका लोकेशन क्या होगा, ये चलता है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। इसमें फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। डार्क रिएक्शन जो होता है उसका लोकेशन अगर हम देखें तो वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। लाइट रिएक्शन को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं जेड स्कीम, या हम इसे कह सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेसिकली लाइट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें एसिमिलेटरी पार का प्रोडक्शन होता है, और एसिमिलेटरी पार हम किसे कहते हैं, एटीपी उसमें बनेगा और NADPH2 बनेगा। जो एसिमिलेटरी पार लाइट रिएक्शन में बनता है वही पार डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। लोकेशन हमने कहा था स्ट्रोमा, जैसे हम लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम कहते हैं वैसे ही डार्क रिएक्शन के भी डिफरेंट नेम्स हैं। C3 साइकिल आप कंसीडर कर सकते हो, कुछ प्लांट्स में C4 साइकिल होता है, कुछ प्लांट्स में कैम पाथवे या साइकिल होता है। सो किसी भी वे से इस केस में डार्क रिएक्शन चल सकता है। डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको यूज करता है, प्लस हम कह सकते हैं डार्क रिएक्शन जो है वो सिंथेसिस ऑफ शुगर्स करता है, शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स आप जो कहते हो। तो लाइट रिएक्शन लाइट को यूज करके एसिमिलेटरी पार बनाएगा, वो एसिमिलेटरी पार जो है कौन यूज कर लेगा, डार्क रिएक्शन यूज कर लेगा, और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, शुगर्स बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इसका मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एक स्ट्रक्चर को हम थैलाक्वाइड कहते हैं, आप इसको थैलाक्वाइड लैमिला भी कह सकते हो। और जो आपके पास ये स्टैक बन गया, इस सिंगल स्टैक को हम कहेंगे ग्रैनम। ऐसे बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो प्लूरल आप इसको ग्रैना भी कह सकते हो। हर जो स्टैक है, ग्रैनम है, वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो कनेक्शंस हैं उनको आप कह सकते हो फ्रेट चैनल्स, और क्योंकि वो स्ट्रोमा के लिए एक्सपोज्ड होते हैं इसलिए समटाइम्स फ्रेट चैनल्स कह देते हैं, या फिर हम इनको स्ट्रोमल लेमिले भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अगर फोटोसिस्टम 2 एंड 1 का लोकेशन देखा जाए तो जो फोटोसिस्टम 2 है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द अप्रेस्ड रीजन्स, एंड जो फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। सो फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस चलते हैं वो क्लोरोफिल है। बट जो पिगमेंट है वो ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल मेन सेंटर है, इसलिए आप कह सकते हो क्लोरोफिल के साथ और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हो सकते हैं। एंड जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम का ये कॉम्पोनेंट होता है। क्लोरोफिल को आप मान सकते हो वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब सिर्फ अकेला क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के साथ आपको और भी पिगमेंट्स मिलते हैं जिनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्योंकि इनका फंक्शन सेकेंडरी है, प्राइमरी पिगमेंट्स कौन है हमारे पास, क्लोरोफिल। अब प्रेजेंट वो इस तरह से होते हैं कि क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर है, मतलब क्लोरोफिल से ही सारे रिएक्शन चल रहे हैं, लेकिन कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ को प्रेजेंट होते हैं और
बेसिकली जितनी भी मैक्सिमम लाइट है, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिएक्शन सेंटर अंदर प्रेजेंट है। सराउंडिंग जो है सारी वो क्या है, कैरोटीनॉइड्स की। मैक्सिमम लाइट कैरोटीनॉइड्स रिसीव करते हैं और फिर वो आगे पास करते हैं एनर्जी। ठीक है। एंटीना सिस्टम्स हम इनको कहते हैं। एंटीना का काम क्या होता था? पहले एंटीनास होते थे ना टीवी के साथ, क्या काम होता था एंटीना का? सिग्नल पकड़ता था मैम। हाँ, एम्प्लीफिकेशन था और टीवी को ट्रांसमिट करता था, मेन काम ये था। तो अगर एंटीना ना हो तो वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमने कहा कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एंटीना पिगमेंट्स या एंटीना सिस्टम, क्योंकि ये हैं जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। सिग्नल यहाँ पे क्या है, लाइट। बेसिकली ये लाइट को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल तो खुद एक पिगमेंट है, तो उसको किसी और एंटीना की जरूरत क्यों है? क्योंकि नेचर में जो लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी वेरी करती रहती है। कभी वो ज्यादा ब्राइट होगी, कभी वो डिम होगी, कभी ऐसी भी हो सकती है, इतनी ब्राइट भी हो सकती है कि वो डैमेज कॉज कर दे। तो अगर क्लोरोफिल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर क्लोरोफिल को डैमेज हो गया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस सबसे क्रूशियल प्रोसेस है, नहीं कर पाया तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो प्लांट ने क्लोरोफिल को बचाना है, उसको सेव करके रखना है, उसको सेव करना है उस वे में। अगर कैरोटीनॉइड्स को हार्म हो भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर मान लो हमारे पास ब्राइट लाइट है और कैरोटीनॉइड्स उसको बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डैमेज ऑब्वियसली ब्राइट लाइट से होगा। तो अगर होता भी है तो डैमेज किसको होगा, कैरोटीनॉइड्स को। कैरोटीनॉइड्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, तो कैरोटीनॉइड्स डैमेज हो भी जाते हैं, प्लांट उतने टाइम में नया बना लेगा, रिकवर कर लेगा। अब कैरोटीनॉइड्स उतनी ही एनर्जी क्लोरोफिल को पास करेंगे जितनी क्लोरोफिल को रिक्वायर्ड होगी। मतलब क्लोरोफिल एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेगा कि क्लोरोफिल को डैमेज ना हो। तो इतना आपने याद रखना है कि कैरोटीनॉइड्स बेसिकली देखो कितने काम कर रहे हैं। इनको एसेसिव पिगमेंट्स तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट रोल नहीं है। एक, वो एंटीना का काम कर रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं, आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसकी, क्लोरोफिल की। किस चीज से? इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे फ्रॉम फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में जो डैमेज हो जाता है। ठीक है, फोटो इनहिबिशन का मतलब डैमेज ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से जो डैमेज होता है उसको फोटो इनहिबिशन कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं, समटाइम्स कुछ बुक्स में फोटो इनहिबिशन की जगह फोटो ऑक्सीडेशन वर्ड ही दिया होता है। तो क्लोरोफिल को कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको ये टर्म हम कहेंगे कि वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसका, क्लोरोफिल का। तो अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पूछा जाए, एक तो आपके पास क्लोरोफिल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा हम कहें कैरोटीनॉइड्स है क्योंकि वो उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और तीसरा फाइकोबिलेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एल्गी में तो होते ही, प्लांट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मेन आपके पास ये 3 हैं जिसमें सबसे मेजर रोल क्लोरोफिल का है। ओके, सो फर्स्ट इज, अब रिएक्शंस करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन। टेक अ बिग पेज, अच्छे से बनाना है लाइट रिएक्शन क्योंकि इसके हर स्टेप पे क्वेश्चन आता है। आपको सिंपल बात पे भी दिया हो सकता है। ठीक है, जेड शेप में हम बनाएंगे। अच्छा, लाइट रिएक्शन बनाने से पहले ये फोटो सिस्टम्स क्लियर कर लो, इसी में यूज होंगे। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम्स। ठीक है, फोटो सिस्टम हमारे पास प्लांट्स में 2 है। ऐसे ही लिखो जिससे आपको याद हो जाए, फोटो सिस्टम 2 पहले लिखो और फोटो सिस्टम 1 उसके बाद लिखो, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 का एक्शन पहले आता है देन 1 का आता है। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 को हम P680 लिख सकते हैं। 680 नैनोमीटर एक्चुअली वेवलेंथ ये बता रहा है।
PS को हम P700 नैनोमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो फोटो सिस्टम है वो 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो भी मैं ये बता रही हूँ, ये बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि जो रिएक्शन सेंटर है जिसमें जो क्लोरोफिल है वो इतनी रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। ये मैं बता रही हूँ, इसका मतलब वो इतनी रेंज की वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब P680 इस रेंज के अकॉर्डिंग ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है? रेड लाइट को। ठीक है, जो P700 है वो रेड को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, फार रेड को भी, बट मोस्टली हम ये मानते हैं कि ये फार रेड के लिए, इसको याद रखो कि ये फार रेड के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसको रेड के लिए मानते हैं, इसको फार रेड के लिए, पर ये रेड को भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो ये यहाँ तक की वेवलेंथ की जो लाइट होगी वहां तक एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मेन रिएक्शन सेंटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फोटो सिस्टम 2 होगा, फोटो सिस्टम 2 में आपको डिफरेंट क्लोरोफिल मिल सकते हैं। कुछ आप याद रख लो, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आपको सारे पता होने चाहिए। ए भी प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, बी भी प्रेजेंट होगा। ये तो देखो दोनों में सेम रहेगा, इसमें कैरोटीनॉइड्स भी मिलेंगे, यहाँ भी आपको क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और कैरोटीनॉइड्स भी मिलेगा। ए और बी में से दोनों ही फोटो सिस्टम में अगर पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल माना जाता है दोनों केसेस में। ठीक है, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म हम मानते हैं क्लोरोफिल की, बट अब नेम आप याद रख सकते हो, जैसे इस केस में एग्जांपल लिख सकते हो क्लोरोफिल A678। जो मैं आगे नाम लिख रही हूँ इसका मतलब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल A678, क्लोरोफिल A680, ठीक है, ये डिफरेंट क्लोरोफिल हैं जो आपको फोटो सिस्टम 2 में मिलेंगे। देन फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A678, ये तो है ही, साथ में क्लोरोफिल A700, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और फाइकोवैलेंस भी मैंने आपको बताया, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ रहे हैं वो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? फोटो सिस्टम्स में। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो आपको अभी लाइट रिएक्शन में समझ आ जाएगा। फोटो सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, लेकिन फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है। ठीक है, मैं वो रिएक्शन में कराती हूँ। और ये भी याद रखना, अगर ऑक्सीडेंट वो स्ट्रॉन्ग है तो रिडक्टेंट वो वीक होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है तो ये वीक ऑक्सीडेंट होगा। इन जनरल आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स है। फोटो सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ